हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 की इंग्लिश बुक हनी ड्यू से एक चैप्टर पढ़ेंगे, तीसरा, जिसका टाइटल है द ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। द ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। ग्लिम्पसेस कहते हैं झलकियों को, पास्ट की झलकियाँ। देखते हैं क्या है इसमें। तो बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले यहाँ जान लेते हैं क्या है। हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्पसेज, यहाँ कुछ झलकियाँ दी हैं तस्वीरों के माध्यम से, ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास की झलकियाँ, ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास की। फ्रॉम 1757 टू 1857, यानी 1757 से 1857 के बीच तक की। तो दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स, ये जो पिक्चर्स हैं, तस्वीरें हैं, और जो स्पीच बबल्स हैं, यानी जो इन्होंने कहा गया है, कही हुई जो कथन स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, वो विल हेल्प क्लैरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग, वो हेल्प करेंगे क्लैरिफाई, स्पष्ट करने में आपकी अंडरस्टैंडिंग को, ऑफ द कंडीशंस, यानी आप परिस्थितियों को समझ सकेंगे, दैट लेड टू द इवेंट नोन एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। तो यानी वो कंडीशंस जिन्होंने उस घटना को अंजाम दिया, जिस घटना को हम फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं, यानी 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसका कारण क्या था, कौन सी ऐसी परिस्थितियां थीं जिन्होंने वो स्वतंत्रता संग्राम तक स्थिति पैदा की, यानी वो संग्राम किसकी वजह से हुआ, उसको समझने के लिए हमें यहाँ पर इन झलकियों के माध्यम से बेहतर इसको हम समझ पाएंगे। तो देखते हैं पहला जो सीन है वो क्या है। देखिए, पहला सीन यहाँ दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है एट ए फंक्शन इन दिल्ली। एक फंक्शन है, दिल्ली में फंक्शन चल रहा है, और यहाँ लिखा हुआ द मार्टिर्स, यानी शहीदों के बारे में यहाँ फंक्शन चल रहा है। तो शुरुआत यहाँ इस तरह से की गई है। अब देखिए, ये लता जी हैं, लता मंगेशकर हैं, ये नेहरू जी प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री उप प्रधानमंत्री, ये लोग बैठे हुए हैं, और ये स्टेज पर गाना गा रही हैं लता जी, जिस गाने को आपने कईयों बार सुना है। देखते हैं कौन सा गाना गा रही हैं। ओ माई कंट्रीमैन, ऐ मेरे वतन के लोगों, लेट योर आईज फिल विद टीयर्स, जरा आँख में भर लो पानी, एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टिर्स, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। इस तरह का गाना आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना है, कई बार सुना है। तो ये रहा पहली झलकी। अब दूसरी झलकी पर चलते हैं। देखिए क्या है, यहाँ लिखा हुआ है द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जीतें, विजय। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जीतों के बारे में यहाँ पर दिया है। देखते हैं क्या हुआ है। विद इट्स सुपीरियर वेपन्स, अपने बेहतर हथियारों के साथ में, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश यानी अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वाज एक्सटेंडिंग, वो फैला रही थी, इट्स पावर, अपनी शक्ति को, इन 18th सेंचुरी इंडिया, 18वीं सदी में भारत में, 18वीं सदी के भारत में वो अपनी पावर को बढ़ा रही थी। यहाँ देखिए इंडिया दिया हुआ है, और ये जो मैप है इंडिया का, इसको ध्यान से देखेंगे और इसको समझेंगे क्या स्थिति थी। ये इंडिया का मैप है। यहाँ इंडियन प्रिंसेस, ये जो येलो पार्ट इसका इंडिया का दिखता है, यहाँ क्या था, यहाँ इंडियन प्रिंसेस, राजाओं का शासन था, भारतीय राजाओं का। और ये जो पिंक वाला जो पार्ट दिखता है, इसमें ब्रिटिश टेरिटरी थी, यानी यहाँ पर अंग्रेज लोगों का इलाका बन चुका था, यानी उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपने पैर जमा लिए थे इस क्षेत्र में। तो 1765 में इतनी जगह उन्होंने कब्जा ली। इसके बाद चलते हैं दूसरी झलकी। इधर साइड में क्या दिया है, इंडियन प्रिंसेस, भारतीय जो प्रिंसेस राजा थे, वर शॉर्ट साइटेड, वो बहुत नज़दीक का देखने वाले थे, यानी दूरदृष्टा नहीं थे, ज़्यादा लंबी आगे की सोचने वाले नहीं थे, सिर्फ अपने ऐशो आराम में डूबे थे, इस तरह के लोग थे। तो अब देखिए, राजा यहाँ बैठा हुआ है और ये उसके सेवक लोग हैं, खड़े हुए हैं। तो राजा क्या बोलता है,
दैट अपस्टार्ट राजा, वाह, किसी राजा के लिए, दूसरे राज्य के राजा के लिए बोल रहा है कि अच्छा वो कल का नवाब राजा, और बा घृणा सूचक शब्द होता है, उसके लिए बड़ी घृणा से बोल रहा है कि अच्छा वो। फिर बोलता है कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, अंग्रेज व्यापारियों को बुलाओ जरा, दे विल हेल्प मी, वो मेरी सहायता करेंगे, टू डिफीट हिम, उसको हराने में। यानी कहने का मतलब ये है, ये जो राजा लोग थे वो अपने ही साथियों को, अपने ही देश के दूसरे राजाओं को हराने के लिए अंग्रेज़ों की हेल्प लेते थे। इस तरह से अंग्रेज़ों की ताकत बढ़ रही थी। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है नीचे, द पीपल हैड नो पीस, लोगों में शांति नहीं थी, ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, इस तरह के झगड़ों की, इस तरह के फाइट्स की वजह से, निरंतर जो चलने वाले ये लड़ाइयाँ थी, इनकी वजह से लोगों में शांति बिल्कुल नहीं थी, लोग अशांत थे। आगे देखें दूसरी झलकी क्या दी है। दूसरी झलकी में देखिए यहाँ लिखा हुआ है द राइवलरीज, यानी कि कह सकते हैं जो प्रतिद्वंदिता थी, हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प किया, एंड इट कुड ईजिली सबड्यू, और ये आसानी से, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, या कहना चाहिए ब्रिटिश लोग जो थे, उन्होंने बड़ी आसानी से सबड्यू कर लिया, यानी वश में कर लिया इंडियन प्रिंसेस, भारतीय राजकुमारों को, वन बाय वन, एक एक करके। जैसा अभी पिछली झलक में देखा था कि वो अंग्रेज़ों से हेल्प मांग रहा है दूसरे राजा को हराने के लिए, इस तरह से अंग्रेज़ सबकी हेल्प करते गए और एक दूसरे को लड़ा के उन लोगों पर उन्होंने पूरी तरह से आधिपत्य जमा लिया, अपने वश में कर लिए। दूसरी साइड में देखिए जो व्यक्ति थोड़े से अगेंस्ट में थे वो क्या करते हैं, यहाँ लिखा हुआ अ फार सीइंग रूलर, दूरदृष्टा एक शासक था, यानी दूर की देखने वाला, जिसे ये दिख रहा था कि ये अंग्रेज लोग नुकसान करने वाले हैं, लाइक द ब्रेव टीपू और मैसूर। तो टीपू सुल्तान जो मैसूर का शासक था, उसने, क्योंकि वो दूरदृष्टा था, वो जानता था, सारी स्थिति समझ गया, तो उसने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, फाउट, वो लड़ा द ब्रिटिश, अंग्रेज लोगों से, टिल ही डाइड फाइटिंग, तब तक लड़ता रहा जब तक वो लड़ते लड़ते मृत्यु को प्राप्त नहीं हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ही राजा थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई, सभी लोगों में हिम्मत उस समय नहीं थी। अब देखिए क्या सोच थी लोगों की, कैसे कैसे विचार थे। यहाँ एक ये राजा जी बैठे हुए हैं और ये इनके सेवक। तो इस सेवक का क्या कहना है, ये कहता है थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, अब देश में शांति तो है कम से कम। इसका कहना है कि अंग्रेज़ों के आने से हमारे देश में शांति हो गई। नो मोर वार्स, अब कोई भी युद्ध नहीं होते, एंड नो लूटिंग बाय ठग्स, और अब ठगों के द्वारा लूटपाट नहीं होती। कितना अच्छा हो गया है। अब दूसरा ये शासक, ये जो राजा जी बैठे हैं, ये बोलते हैं इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, अरे भगवान ने ही ब्रिटिश को भेजा है, यानी अंग्रेज लोगों को तो भगवान ने खुद ने भेजा है। तीसरा व्यक्ति क्या बोलता है उन्हीं के फेवर में, आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, यानी हमारी जो किस्मत है वो उन्हीं से बंधी हुई है, उन्हीं से लिंक्ड है, हमारी किस्मत के तो बनाने वाले अंग्रेज लोग ही हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट, यानी ये जो जीतें उनकी बार बार हो रही थी, इसके बारे में अंग्रेज जो इंडियन लोग थे उनके विचार क्या हैं वो यहाँ दिए हुए हैं। दूसरी साइड में अगर हम देखते हैं तो बाकी के लोग क्या कहते थे, यहाँ दूसरी एक झलक दी है। इसमें देखें इन लोगों के आइडियाज़ क्या हैं, इन लोगों का ओपिनियन क्या है, ये क्या मानते हैं। तो ये है द वाइट मैन, एक व्यक्ति ये खड़ा हुआ है, वो कहता है द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड अवर किंग्स, अंग्रेज लोगों ने हमारे राजाओं को मार दिया या फिर हमारे राजाओं को पद से उतार दिया, यानी गद्दी उनकी छीन ली, यानी ये उनके अगेंस्ट में है। अब दूसरा व्यक्ति कहता है सम किंग्स वर नॉट गुड, मान लेते हैं कि कुछ राजा अच्छे नहीं थे, बट आफ्टर ऑल, लेकिन इस सब के बावजूद दे वर ऑफ दिस लैंड, वे इसी धरती के थे, यानी हमारे देश के ही तो थे, तो उनको नहीं मारा जाना चाहिए था।
तीसरे व्यक्ति ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, बोले नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स, अब हम गुलाम बन चुके हैं, ऑफ फॉरेनर्स यानी विदेशी लोगों के अब हम गुलाम बन चुके हैं। इन्होंने तो बिल्कुल स्पष्ट ही बोल दिया। तो कहने का मतलब ये है सभी लोगों का अपना अलग अलग विचार था। यहाँ देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। तो ये जो है ब्रिटिश रूल यानी अंग्रेज़ों के शासन के बारे में क्या चर्चाएं चल रही थी, उस ब्रिटिश रूल में क्या क्या हो रहा था। रिलीजियस लीडर्स यानी धार्मिक जो लोग थे, धार्मिक जो नेता थे, यानी धर्मानुयायी जो लोग थे, धर्म के प्रचारक जो थे, प्रीच्ड वो प्रचार करते थे, आइडियाज़ विचारों को फैलाते थे, लाइक अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता के विचारों को यानी छुआछूत वाले विचारों को वो लोगों में फैलाते थे कि इससे बचो, इससे मत हाथ मिलाओ, इससे मत मिलो, इसको ये इस तरह के भेदभाव पैदा करते थे। एंड चाइल्ड मैरिज और वो बाल विवाह को भी बढ़ावा देते थे, उसके बारे में भी प्रचार करते थे। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ देखें इनकी बातें क्या हैं। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज ऐसी बातें बोलते थे। एनीवन कोई भी व्यक्ति हु क्रॉसेस द सीज जो समुद्र के पार चला जाता है, लॉसेस हिज रिलीजन वो अपना धर्म नष्ट कर लेता है यानी उसका धर्म खत्म हो जाता है। इस तरह की इनकी अंधविश्वास भरी बातें थी। और देखते हैं अगला, यहाँ ये जो झलकी है इनका कहना क्या है, इनको भी देखते हैं। ये बोल रहे हैं ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड संसार में जितनी भी परेशानियाँ आती हैं इज़ ड्यू टू वुमेन वो औरत की वजह से आती हैं, इनका कहना ये था। तो इस तरह की चीज़ें समाज में ये लोग फैलाने का काम करते थे। आगे देखें अब क्या है। दूसरी तरफ अगली झलकी, द ट्रूथ वाज दैट इंडियन, और सच ये था कि भारतीय लोग जो थे हैड लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट, वो अपना सेल्फ रेस्पेक्ट खो चुके थे, सम्मान तो उनका आत्मसम्मान ख़त्म हो चुका था। द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम, और ब्रिटिश लोग जो थे, अंग्रेज़ लोग जो थे वो इनसे घृणा करते थे भारतीय लोगों से। अब देखिए ये एक भारतीय खड़े हुए हैं और ये अंग्रेज़ लोग बैठे हैं, अंग्रेज अधिकारी, और ये एक भारतीय खड़ा हुआ है। अब देखिए क्या बात है, ये बोल रहा है द नेटिव्स आर अनवर्दी, यहाँ के जो देशवासी हैं वो बेकार हैं, अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट यानी भरोसे के लायक नहीं है, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी और ईमानदारी के लायक भी नहीं है, वो ईमानदार भी नहीं है और भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं है, जो भरोसा किया जाए ईमानदार भी नहीं है, हो ही नहीं सकते कभी, इस तरह की बातें कर रहा है। अब ये जो भाई साहब हैं ये खड़े हुए हैं इंडियन, ये क्या बोलते हैं, इनकी बात सुनिए। ये बोल रहे हैं ट्रू, अरे साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो योर ऑनर, अरे श्रीमान जी, बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन मैं ईमानदार हूँ। यानी ऐसे लोग जो अंग्रेज़ों की चापलूसी करते थे, अपने आप को चापलूस बनाने की कोशिश करते थे, दूसरे भारतीयों की खुद बुराई करते थे, यानी उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे, इस तरह से उनको और ज़्यादा बल मिल रहा था अंग्रेज़ों को। आगे देखते हैं अगली झलकी में क्या है, दूसरी साइड में क्या हो रहा है। बीइंग मर्चेंट्स, व्यापारी बनकर, द ब्रिटिश अंग्रेज़ लोग वांटेड क्विक प्रॉफिट्स यानी वो शीघ्र लाभ चाहते थे। देयर हैवी टैक्सेस, उनके हैवी टैक्सेस जो भारी भरकम टैक्स लगाए हुए थे, फोर्स्ड फार्मर्स, उन्होंने फार्मर्स को, किसानों को मजबूर कर दिया टू अबेंडन देयर फील्ड्स, खेतों को खाली करने के लिए। जब टैक्स ज़्यादा हो जाएगा तो खेत तो खाली करने पड़ेंगे, किसान क्या करे बेचारा। तो यहाँ देखिए क्या चल रहा है, ये एक किसान है, ये अंग्रेज अधिकारी बाबू हैं। किसान क्या बोलता है, बोल रहा है बट, लेकिन श्रीमान जी, योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, आपके आदमियों ने तो मेरी सारी फसल ले ली। तो अंग्रेज अधिकारी क्या बोलता है, यू आर स्टिल इन एरियर्स, अब भी तुम्हारे ऊपर बकाया है, यानी अब भी तुम कर्ज में हो। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, अगर तुमने अगले सप्ताह ये नहीं चुकाया तो आई विल सेंड यू टू जेल, मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। इस तरह से अंग्रेज अधिकारी उन पर दबाव बना रहा है। आगे देखते हैं आगे क्या चल रहा है, यहाँ से देखते हैं। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड
अदर मेथड्स, अब भी फिर भी ये जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज लोग थे, उन्होंने तरीका ढूंढ लिया, अन्य तरीके ढूंढ लिए विच गिव देम मोर प्रॉफिट्स, जो कि उन्हें और ज़्यादा लाभ दिला सके, ऐसे उन्होंने तरीके ढूंढ लिए थे। क्या कर रहे हैं देखिए, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड, यानी सामान जो मैन्युफैक्चर हो रहा है इंग्लैंड में, शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी, उस पर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए, यानी उसको जब आयात किया जाएगा अपने देश में तो उस पर कोई भी पैसा नहीं लगेगा। कहने का मतलब इन्होंने छूट इसलिए दी ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ के जो इंडियन व्यापारी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान को इंग्लैंड से यहाँ इंपोर्ट कर सकें और वहाँ के सामान को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बेच सकें, जिससे इनके अंग्रेज़ों का जो व्यापार है वो बढ़े। तो व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया, तो उन्होंने कहा ये सामान जब इंडिया में इंपोर्ट किया जाए तब इस पर कोई टैक्स ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, इस तरह की बात। तो यहाँ ये जो दूसरा अधिकारी खड़ा हुआ है बोलता है अ गुड आइडिया, साहब बहुत अच्छा विचार है, आपने बहुत अच्छा किया। तो इस तरह की ये इन्होंने प्रलोभन दे के अपनी कंपनी को बढ़ावा दे रहे हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज, ईस्ट इंडिया कंपनी के नियम बिगेन टू क्रिपल, वो धीरे धीरे पंगु बनाने लगे, क्रिपल करने लगे, यानी उन लोगों को कह सकते हैं उन लोगों के हाथ पैर टूटने लगे, लोगों को बिल्कुल असहाय बनाने लगे। ये जो नियम थे किसको, इंडियन इंडस्ट्रीज को, जो भारतीय हमारी जो उद्योग थे उनको पंगु बनाने लगे, क्योंकि इस तरह से विदेशी माल ज़्यादा आने लगा देश में और यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ थी वो धीरे धीरे उनका काम हल्का पड़ने लगा। दूसरी तरफ देखते हैं क्या हुआ, इनएविटेबली, अनिवार्य रूप से फेमिन्स फॉलोड, यानी अनिवार्य रूप से फेमिन्स फॉलोड, बार बार अकाल आता था। बिटवीन 1822 1822 एंड 1836, 1822 से लेकर 1836 के बीच, यानी इस पीरियड में 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन, इसमें 15 लाख भारतीय स्टारवेशन से मर गए, भूख से मर गए। यानी कहने का मतलब अकाल कैसे आया, अकाल भी एक तरह से अंग्रेज़ों की देन थी। उन्होंने जो सामान था, जो खाने पीने का सब कुछ सामान था, उसको स्टॉक कर लिया और उन्होंने उसको किसानों को नहीं दिया, समय पड़ने पर देना चाहिए लेकिन उन्होंने नहीं दिया, लिहाजा ये अकाल की स्थिति बनी और लोगों के पास खाने पीने की सुविधा नहीं रही और 15 लाख भारतीय ने जान गंवाई। आगे देखते हैं, द ब्रिटिश पॉलिसीज़, अब ये एक व्यक्ति बैठा है, ये कारीगर है, तो ये क्या कहता है, द ब्रिटिश पॉलिसीज़ ruined द एक्सपर्ट, ये बोल नहीं रहा है लेकिन इसके बारे में लिखा हुआ है। ब्रिटिश पॉलिसीज़ ने, यानी अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी थी, नीतियाँ थी, उन्होंने ruined, बर्बाद कर दिया, द एक्सपर्ट यानी कुशल आर्टिसंस को, कारीगरों को, एंड देयर बिजनेस, और उनके बिजनेस को उन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया। उनकी जो पॉलिसीज़ थी उन्होंने, यानी भारतीय जो लोग कामगार थे उन्होंने सारा धंधा उन्होंने छीन लिया पूरी तरह से और उसको ख़त्म कर दिया। अब आते हैं राम मोहन राय की तरफ। तो राजा राम मोहन राय, जिनका नाम आप लोगों ने सुना है, तो देखिए, राम मोहन राय अ लर्निड मैन फ्रॉम बंगाल, बंगाल से एक विद्वान व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय। अंडरस्टूड, उन्होंने समझ लिया, व्हाट वाज रॉन्ग, कि क्या गलत था, विद द कंट्री, देश के साथ में क्या गलत हो रहा था वो समझ गए। तो क्या बोलते हैं, लेट अस नॉट डिस्पाइज अवर सेल्व्स, वो एक दूसरे को समझा रहे हैं। अब ये राजा राम मोहन राय हैं, ये दूसरे व्यक्तियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। बोले लेट अस नॉट डिस्पाइज अवर सेल्व्स, आपस में हमें घृणा नहीं करनी चाहिए। अवर एंशियंट कल्चर, हमारा जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन संस्कृति है, इज़ ग्रेट, वो बहुत ही महान है। एंड वी आर केपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और हम और ज़्यादा बड़ी उपलब्धि के लिए
पूरी तरह से केपेबल हैं, योग्य हैं, हम इससे भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं, ऐसा राजा राम मोहन राय बताते थे। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म, हमें सबसे पहले रिफॉर्म करना चाहिए, सुधारना चाहिए अवर सोसाइटी, अपने समाज को। सुपरस्टिशनेस यानी सुपरस्टिशंस यानी ये जो अंधविश्वास है, हैव बीन ruining us, वो हमें बर्बाद कर रहा है। वो तुरंत समझ गए कि अंधविश्वास से हमारे देश का बेड़ा गर्क हो रहा है और अंग्रेज भी इसका लाभ उठा रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो देखते हैं, ही टोल्ड हिज वाइफ, अपनी पत्नी को उन्होंने क्या बताया, उमा को, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, गाय अलग अलग रंग की होती हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम, लेकिन उनकी दूध का जो रंग है वो सेम होता है। यानी उनका कहने का मतलब ये था कि हम लोगों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी लोग समान हैं, हमें ऐसा सोचना चाहिए। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, यानी अलग अलग टीचर्स जो हैं वो अलग अलग विचार रखते हैं, बट द एसेंस, लेकिन जो सार है, ऑफ एवरी रिलीजन, प्रत्येक धर्म का जो सार है, इज़ द सेम, वो समान है, ऐसा वो समझाते थे, ऐसा उनका विचार था। उन्होंने प्रयास किया समझाने का लोगों को। देखते हैं यहाँ क्या है, ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, वो आकर्षित थे साइंस की तरफ, विज्ञान की तरफ, और आधुनिक नॉलेज की तरफ, ज्ञान की तरफ। तो क्या कहते थे, नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल, जो ज्ञान है वो व्यवहारिक होना चाहिए, एंड साइंटिफिक, और वैज्ञानिक दृष्टि से भी सही होना चाहिए, इस तरह का ज्ञान होना चाहिए। यानी ज्ञान ऐसा नहीं होना चाहिए जो अंधविश्वास से भरा हो, ऐसा वो लोगों को समझाते थे राजा राम मोहन राय। आगे देखें, ही क्रॉस द सीज, उसने समुद्र के पार, वो समुद्र के पार गए, यानी समुद्रों के पार यात्रा की उन्होंने, एंड वेंट टू इंग्लैंड, और इंग्लैंड चले गए राजा राम मोहन राय, टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, ये देखने के लिए कि व्हाट मेड, क्या किस चीज़ ने बनाया है, द ब्रिटिश, अंग्रेज़ों को, पावरफुल, शक्तिशाली। देयर ही टोल्ड देम, वहाँ पर उन्होंने उनसे कहा, क्या कहा, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हम आपको राजा स्वीकार कर लेंगे। अंग्रेज़ों से उन्होंने कहा कि हम आप लोगों को अपना शासक मान लेंगे, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, और आपको भी निश्चित रूप से हमें अपनी प्रजा मानना पड़ेगा, यानी आप भी हमें प्रजा की तरह से ट्रीट करें। बट यू मस्ट रिमेंबर, लेकिन आपको ये बात याद रखनी चाहिए, द रिस्पॉन्सिबिलिटी, के जो उत्तरदायित्व है एज ए रूलर, यानी एक रूलर का जो उत्तरदायित्व है, ऑफ टू हिज सब्जेक्ट, उसके प्रजा के प्रति उसका क्या उत्तरदायित्व होता है रूलर का, वो आपको पूरी तरह से याद रखना चाहिए, उन्होंने अंग्रेज़ों को समझाया। आगे देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ही स्टार्टेड, उसने स्टार्ट किया, न्यूज़पेपर, उन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, बट द सस्पिशियस ब्रिटिश, लेकिन शक करने वाले जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने स्टॉप्ड देम, उन अखबारों को रोक दिया, इन 1823, 1823 में उनके अखबार को उन्होंने रोक दिया, उसको परमिशन नहीं दी। आगे चलते हैं, अब ऑपरेशन देखते हैं, ऑपरेशन क्या हुआ, यानी अत्याचार उनका किस तरह का था अंग्रेज लोगों का, देखते हैं। बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ऑपरेस इंडियंस, लेकिन अंग्रेज लोग जो थे वो कंटिन्यूड, जारी रहे, टू ऑपरेस इंडियंस, यानी भारतीय लोगों को यातना देने के लिए, उनका दमन करने में वो जारी रहे। इन 1818 में दे हैड पास्ड रेगुलेशन थर्ड, यानी उन्होंने तृतीय अधिनियम लेकर आए, वो एक कानून लेकर आए, और
अंडर इट इसमें क्या था, एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट, यानी कि इससे पहले कि कोर्ट में कोई केस चले, बिना कोर्ट में केस चलाए हुए किसी भी भारतीय को जेल भेजा जा सकता था। इस तरह का अधिनियम लेकर आए अंग्रेज लोग भारतीयों के खिलाफ। अब देखिए क्या होता है, यहाँ देखते हैं। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज, सारे समय अंग्रेज लोग जो थे भारत में, अंग्रेज ऑफिसर यानी बड़े बड़े जो अधिकारी थे वो अंग्रेज ही बने थे भारत में। ड्रू वो खींचते थे बिग सैलरीज, यानी बड़ी बड़ी सैलरी लेते थे, वेतन उनके बहुत ज़्यादा थे। एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स, और आनंद मनाते थे यानी अपना भविष्य बना रहे थे। इन प्राइवेट बिजनेस, खूब पैसा कमा रहे थे प्राइवेट बिजनेस में भी, यानी वो अपनी पूरी इनकम कर रहे थे और भारतीयों को प्रताड़ित कर रहे थे। अब क्या हुआ, बाई 1829 यानी 1829 तक ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग, ब्रिटेन ने एक्सपोर्ट कर दिया था, ब्रिटेन एक्सपोर्ट कर रहा था ब्रिटिश गुड्स यानी अंग्रेजी सामान को, वर्थ 7 करोड़ रुपीस टू इंडिया, यानी बहुत बड़ी मात्रा में, आप समझिए 7 करोड़ रुपए का सामान इंडिया में एक्सपोर्ट हो चुका था। उस ज़माने में 7 करोड़ रुपए बहुत ही बड़ी एक धनराशि थी जिसका उन्होंने बिजनेस किया था, जितने पैसों का उन्होंने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया था। आगे देखते हैं। द गवर्नर जनरल बेंटिंक रिपोर्टेड बैक होम, उसने क्या किया, अपना वापस उसने रिपोर्ट किया जनरल बेंटिंक ने। और क्या रिपोर्ट किया, वो क्या कहता था अपने घर पे जाके बताया उसने, बोलता है द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स, कॉटन वीवर्स यानी जो लोग कपड़ा बुनने वाले थे, सूत बुनने वाले थे, तो उनके बारे में उसके विचार क्या थे। वो बोलता है वहाँ जाके, वो ये कहता है कि जो इंडियन वीवर्स हैं, जो बुनकर लोग हैं, आर ब्लीचिंग, वो सफ़ेद कर रहे हैं द प्लेन्स ऑफ इंडिया, भारत के मैदानों को उनकी हड्डियां सफ़ेद कर रही हैं। कहने का मतलब उसका ये था, वो मजाक बनाता था और इस तरह से क्रूरता से ये बोल रहा था कि उनकी हड्डियां घिस घिस के हमारी इंडिया की ज़मीन सफ़ेद हो रही है, यानी वो हमारे लिए इस तरह से काम कर रहे हैं, हम उनकी हड्डियों को भी चूस रहे हैं, एक तरह से ये माना जाए। आगे देखते हैं। द ब्रिटिश प्रोस्परटेड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगिन टू डाई। अब ब्रिटिश लोग क्या कर रहे थे, वो कंपनी की पूरी तरह से वो कंपनी की लूट मचा रही थी, उनकी ब्रिटिश कंपनियां लूट मचा रही थी। वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगिन टू डाई, और जो भारतीय इंडस्ट्रीज़ थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो रही थी, वो मर रही थी, भारतीय इंडस्ट्री ख़त्म हो रही थी और ब्रिटिश कंपनियां बढ़ रही थी। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ लिखा है डिससेटिस्फेक्शन यानी असंतोष वाली बात। अब असंतोष कैसे फैला हुआ था, एजुकेशन इन इंडिया, भारत में एजुकेशन वाज इन पर्शियन यानी पर्शियन लैंग्वेज में थी, एंड संस्कृत और संस्कृत में थी। इन 1835 1835 में तो एक इंग्लिशमैन था, एक अंग्रेज नेम्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले। तो ये जो लॉर्ड मैकाले साहब थे, उन्होंने सजेस्टेड ए चेंज, एक चेंज उन्होंने सजेस्ट किया। उन्होंने कहा साहब इसमें बदलाव होना चाहिए, ये जो पढ़ाई लिखाई यहाँ की है इसमें चेंज आना चाहिए। तो उन्होंने अपनी सलाह दी, वी शुड टीच द नेटिव्स, हम यहाँ के देश के लोगों को हम पढ़ाएंगे थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से इनको पढ़ाएंगे। तो जो अंग्रेज शासक था वो एग्री हो गया, बोला आई एग्री, मैं सहमत हूँ इस बात पर, ये बात सही है, ऐसा होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है, पूरी तरह से वो भारतीयों को अंग्रेज बनाना चाहते थे, अपना संस्कृति उन पर लागू करना चाहते थे। देखते हैं भारतीयों की क्या राय थी। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स, अब पहले यहाँ बात
पढ़ लेते हैं। इंग्लिश एजुकेशन ने प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स, उसने क्लर्क तो बनाए, प्रोड्यूस कर दिए, बहुत सारे क्लर्क बना लिए। टू हुम द ब्रिटिश गेव प्रेटी जॉब्स, जिनको के अंग्रेज लोगों ने अच्छी पेटी जॉब्स दी है, छोटी मोटी नौकरी दे दी। अंडर देम, अपने नीचे, यानी क्लर्क तैयार हो गए अंग्रेजी पढ़ के। तो अंग्रेज़ों को तो अपने लिए काम कराने के लिए अंग्रेजी बोलने वाले लोग चाहिए थे, अंग्रेजी समझने वाले लोग चाहिए थे। तो उन्होंने उनको क्लर्क बहुत सारे पैदा कर लिए, जो कि छोटी मोटी नौकरियां उनके नीचे करने लगे, अंग्रेज़ों के नीचे। तो इंसिडेंटली अनायास ही इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन। लेकिन जब कोई काम, अगर मान लीजिए पढ़ाई होगी, तो अगर उनके अंग्रेजी पढ़ के अगर अंग्रेज़ों ने क्लर्क बना लिए, तो इंग्लिश पढ़ के लोग और भी तो विद्वान होंगे। तो दूसरी तरफ क्या था, एक नई जनरेशन भी तैयार हुई इंटेलेक्चुअल्स की, बौद्धिक लोगों की। यानी उसकी पढ़ाई से कुछ बौद्धिक लोग जो भारतीय कल्चर को फॉलो करते थे, वो भी ऐसे भी बहुत अच्छे लोग विद्वान पैदा हो गए। तो अब इनका मानना क्या था, क्या कहते हैं, वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, हमें अपने भाइयों को पढ़ाना चाहिए। ये एक भारतीय हैं जो अंग्रेजी पढ़े हुए हैं, और ये इनका मानना है, ये कहते हैं कि हमें अपने साथियों को एजुकेशन देनी चाहिए अब। एंड ट्राई, दूसरे व्यक्ति कहते हैं, एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस, और उनकी माली हालत को सुधारना चाहिए। यानी जब पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे भी। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब इनका कहना क्या है, पढ़े हैं तो सब जानते हैं। वो बोल रहे हैं फॉर दैट, इसके लिए वी मस्ट कन्वे, हमें ले जाना चाहिए आवर ग्रीवेंसेस, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी समस्याओं को, टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी अंग्रेजी पार्लियामेंट में, संसद में अपनी समस्याओं को लेके जाना चाहिए। इनका मानना ये है। अब आगे आते हैं। सबसे पहले ये मैप को देखते हैं हम, जो इंडियन मैप अभी ऊपर हमने देखा था, अब कितना चेंज आया उसमें देखते हैं ज़रा। बाई 1856, 1856 तक द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड, ब्रिटिश ने यानी अंग्रेजी सरकार ने, हैड कॉन्कर्ड, जीत लिया था, द होल ऑफ इंडिया, लगभग सारा देश। तो अब देखिए इस मैप की क्या स्थिति हुई है। अब ये स्टेट्स हैं येलो कलर के, ये स्टेट्स हैं, और ब्रिटिश एरिया ये है जो पिंक कलर का था। अभी पिछले मैप में हमने देखा था ब्रिटिश एरिया सिर्फ इतनी जगह में फैला हुआ था, लेकिन अब लगभग इंडिया इन्होंने पूरा कवर कर लिया। आगे देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन। अब वे भारतीय लोगों की बहुत कम परवाह करते थे, यानी उनका कोई ख्याल नहीं था। तो अब यहाँ क्या है, एक व्यक्ति है, देखिए ये लोग बैठे हुए हैं। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स, यहाँ ये व्यक्ति कह रहे हैं कि हमारे जो राजा हैं वो पपेट बन चुके हैं, कठपुतली बन चुके हैं। एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स, और हम अपना पुराना काम भी खो चुके हैं। ये लोग चर्चा कर रहे हैं। एंड लैंड्स, ये व्यक्ति कहते हैं कि हमारी ज़मीन भी चली गई। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, वे हमारे भाइयों को बदल रहे हैं। क्या बोलते हैं, वे हमारे साथियों को भी बिल्कुल बदल रहे हैं, उनको चेंज कर दे रहे हैं। यू ओनली टॉक, अब एक व्यक्ति ये बोलते हैं, यू ओनली टॉक, तुम सिर्फ बात करते हो, बात मत करो। डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, इनको भगाने का तरीका सोचो, इनको अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने की तरीके सोचो। इनका कहना ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली झलकी है स्पार्क्स की, यानी यहाँ चिंगारी फूट गई, चिंगारी फूट गई। देखिए क्या हुआ। टैक्सेस कंटिन्यूड टू र्यून द पीजेंट्स, टैक्सेस जो थे वो जारी रहे र्यून करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, द पीजेंट्स, किसान लोगों को। इन बंगाल, बंगाल में द संथल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स, संथल लोग जिन्होंने अपनी ज़मीन खो दी थी, जिनकी ज़मीन अंग्रेज़ों ने हड़प ली। अंडर न्यू
लैंड रूल्स यानी न्यू लैंड रूल्स लेकर आए थे अंग्रेज, उसके तहत इनकी सारी ज़मीनें उन्होंने हड़प ली। बिकेम डेस्परेट, वो निराश हो गए थे बहुत ज़्यादा। इन 1855 में 1855 में दे रोज इन रेवेलियन, वो विद्रोही हो गए। अब जब व्यक्ति से सब कुछ छीन लिया जाएगा तो विद्रोह करेगा। एंड मैसेक्रेड यूरोपियंस, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने हत्या करना शुरू कर दी यूरोपियंस की। एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, और उन्हीं की तरह के उनके जो सपोर्टर्स थे उनकी उन्होंने हत्या करना शुरू कर दी। जो जहाँ मिलता था वहाँ वो मारना शुरू हो गए एक तरह से। आगे देखते हैं क्या हुआ। डिसकंटेंट वाज ब्रूइंग। अब ये जो डिसकंटेंट था यानी असंतोष जो था, वाज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सेना थी उन पर भी छाया हुआ था असंतोष। अब उनमें क्या चर्चा थी देखते हैं जरा। द वाइट सोल्जर्स गेट्स ह्यूज पे, ये सैनिक हैं, इंडियन हैं, जो अंग्रेजों के लिए अंग्रेजों की सेना में शामिल हैं। तो इनका कहना क्या है, द वाइट सोल्जर्स गेट्स ह्यूज पे, यानी अंग्रेजी जो लोग हैं, जो सैनिक हैं, वो तो बड़ी तनख्वाह पाते हैं, उनकी सैलरी बहुत अच्छी है। और मैंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स, और हम लोग जो मैंशंस टू लिव इन, और वो क्या होता है कि वहाँ महलों में रहते हैं, है ना। इस तरह से सभी लोग ये जो हैं ये सब महलों में रह रहे हैं और ढेर सारी तनख्वाह पा रहे हैं। वाइल वी गेट ए पिटेंस एंड स्लो प्रमोशंस, और हमारा क्या हो रहा है, हमें थोड़ा सा पिटेंस मिलता है, यानी थोड़ा सा छोटा सा तुच्छ सा वेतन देते हैं। एंड स्लो प्रमोशंस, और हमें प्रमोशन भी बहुत थोड़ा सा देते हैं, प्रमोशन बहुत धीमा देते हैं, यानी काफ़ी टाइम बाद प्रमोशन देते हैं। और उधर दूसरी तरफ अंग्रेजी जो नौकर हैं उनको भी महलों में रहने का मौका मिल रहा है। तो आगे देखते हैं। अब द अंग्रेज, तीसरे व्यक्ति का क्या कहना है, वो कहता है द अंग्रेज आस्क अस, अंग्रेज हमसे पूछता है, टू क्रॉस द सी, यानी कहता है हमसे समुद्र के पार जाने के लिए, विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन, जो कि हमारे धर्म के खिलाफ है। हु इज़ द टोपी वाला टू अवॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स, ये टोपी वाला कौन होता है जो हमारे पुरानी परंपरा से हमें बिल्कुल अलग कर दे, हमारे रीति रिवाजों से हमें अलग करे, उसको ख़त्म करे। ये टोपी वाला कौन होता है, टोपी वाला मतलब अंग्रेज। अब इन व्यक्ति की बात सुनिए, ये क्या सोच रहे हैं, ये कह नहीं रहे, ये सोच रहे हैं। क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें अंग्रेज़ों को भगाना ही चाहिए। ये कौन है, मंगल पांडे। तो ये बोलते हैं कि हमें अंग्रेज़ों को निश्चित रूप से अब भगाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। थाउजेंड्स ऑफ अदर सेपॉइज, तो सेपॉइज कहते हैं सिपाहियों को, सैकड़ों हजारों सिपाहियों ने भी रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया। देवर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, उनकी जो ड्रेसें थी वो भी स्ट्रिप ऑफ कर ली गई, यानी उनकी ड्रेसें भी उतार ली गई, छीन ली गई। और क्या हुआ, उनको ह्यूमिलिएट कर दिया। एंड पुट इन आयरन्स, उनको पूरी तरह से उनको अपमानित किया गया और उनको आयरन्स यानी जंजीरों में उन्हें जकड़ लिया गया जब उन्होंने ऐसा किया। तो दूसरी तरफ इधर देखें, एक सेंटेंस और रह गया। तो यहाँ जो मंगल पांडे हैं वो क्या करते हैं, सेपॉय मंगल पांडे अटैक्ड द एजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एक्सक्यूटेड। क्या किया था, मंगल पांडे ने अटैक कर दिया, किस पर, एजुटेंट पर, बड़ा जो अफसर था उसका जो सहयोगी था, उसका जो सेवक था बड़े अफसर का, उस पर इन्होंने हमला कर दिया एजुटेंट पे।
अपने रेजिमेंट के अधिकारी के सेवक पर, एंड वार एग्जीक्यूटेड, और इनको दंडित किया गया, इनको दंडित किया गया। और आगे देखते हैं, फ्यू इंग्लिशमैन, कुछ अंग्रेज लोग, हैड केयर्ड टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड, वो ध्यान रखते थे भारतीय जो कस्टम्स थे, रिवाज थे, और द पीपल्स माइंड या फिर लोगों के जो मस्तिष्क थे उनके भी ध्यान रखते थे अंग्रेज कुछ लोग। तो देखिए क्या कहते हैं, यहाँ एक व्यक्ति हैं, ये किस तरह से इन लोगों को समझा रहे हैं। बोलते हैं, ओ प्राउड ब्राह्मण, अरे जो घमंडी ब्राह्मण, सोल्जर्स, अरे ब्राह्मण सोल्जर, सैनिक, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट, जो बुलेट के ऊपर यानी कारतूस के ऊपर जो चर्बी रहती है, यू हैव टू बाइट, जिसको कि तुम्हें काटना पड़ता है मुंह से, इज़ मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, वो पता है किसकी बनी है, वो गाय की और सूअर की चर्बी से बनी है, जिसको तुम काटते हो मुंह से। तो ये जो ब्राह्मण सोल्जर है बोलता है, व्हाट, क्या। दूसरा एक और व्यक्ति यहाँ, ये मुसलमान व्यक्ति है, ये भी सोल्जर है, ये क्या बोलते हैं, द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, यानी गोरे लोगों ने हमें धोखा दिया है, गोरे लोगों ने हमें धोखा दिया है, इनका कहना ये है। तो इस तरह से विद्रोह की भावना इनमें पैदा हो रही है। आगे देखते हैं क्या हुआ। सून, जल्दी ही, चपातीज़ वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, यानी गांव-गांव में रोटियां भेजी जाने लगी, टू टेल द पीपल, लोगों को बताने के लिए, यानी रोटियों में कागज़ छिपा के सूचना भेजते थे। वैसे तो अंग्रेज कागज़ नहीं पहुंचने देंगे, सभी को शक हो जाएगा, इसलिए रोटियां के माध्यम से भेजने लगे। दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज, ये सब में सूचना पहुंचा दी कि उनके जो राजा हैं, उनके जो एम्परर हैं, वो सभी की सर्विसेज चाहते हैं, यानी हेल्प चाहते हैं। तो अब लोगों से रिस्पॉन्स भी मिलना शुरू हो गया। यहाँ ये व्यक्ति हैं, कहते हैं, यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, हाँ मेरे गांव के सभी लोग तैयार हो जाएंगे इस काम के लिए। दूसरी तरफ सिमिलरली लोटस फ्लावर्स, इसी तरह से लोटस फ्लावर्स यानी कमल के जो फूल थे वो सर्कुलेटेड, वो घुमाए जाने लगे एमंग इंडियन सोल्जर्स, यानी इंडियन सोल्जर्स में वो घूमने लगे। और ये इंडियन सोल्जर हैं, क्या कह रहे हैं, डेथ टू द फॉरेनर्स, यानी अंग्रेज लोगों की, यानी विदेशी लोगों की मौत। द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स, और ढेर सारे लोगों ने, यानी भीड़ ने, गेव ऑल हेल्प, सारी सहायता दी, एंड शेल्टर, और रहने की जगह दी, टू द पैट्रियट्स, देशभक्तों को, जो देशभक्त थे उन सभी को इन्होंने, जनता ने सहायता भी की, छिपने के लिए, रहने के लिए जगह भी दी, और हर संभव उन्होंने उनकी हेल्प की। अब देखिए रिवोल्ट, 1857 में रिवोल्ट हो गया, विद्रोह हो गया। देन देयर वाज ए वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, मेरठ में एक बहुत ही हिंसक आउटब्रेक हो गया, यानी वहाँ पर वो विद्रोह फूट पड़ा, हिंसा शुरू हो गई। यह लिखा है, द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली, यानी सिपाही लोग दिल्ली मार्च करने लगे, और क्या कहने लगे, लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह, हमारे बहादुर शाह जो नवाब हैं, राजा हैं, वो दीर्घायु हों, ऐसी उनकी जय जयकार करने लगे और दिल्ली की तरफ बढ़ गए। द रिवेलियन स्प्रेड वाइडर, अब जो रिवेलियन थे, विद्रोह जो था, वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, चारों तरफ बढ़ने लगा। और मैनी लैंडलॉर्ड्स, यानी कई जो लैंडलॉर्ड थे, जो जमींदार थे, वो हैड लॉस्ट देयर लैंड्स, उन्होंने अपनी ज़मीन खो दी थी, बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज़, ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से, यानी उनकी जो ऐसी नीतियां थी उसकी वजह से ज़मीन खो दी। एंड देवर सोर, और वे बहुत ही ज़्यादा पीड़ित थे, बहुत ज़्यादा पीड़ित थे। द वाइट मैंस रूल मस्ट एंड,
वो लोग भी कहते थे कि अंग्रेज़ों का शासन बिल्कुल निश्चित रूप से ख़त्म होना चाहिए। और दूसरे व्यक्ति, ये शासक बैठे हैं, ये बोलते हैं यस वी विल हेल्प यू, हाँ हम तुम्हारी सहायता करेंगे, पूरी तरह से हम तुम्हारी मदद करेंगे, आप आगे बढ़ो, हम तैयार हैं। और इस तरह से विद्रोह की शुरुआत हुई 1857 में, और फिर धीरे 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 विद्रोह बढ़ता ही गया। और लास्ट जो था, फिर इसके बाद में अगले पर चलें, फिर इसके बाद में फाइट फॉर फ्रीडम। यहाँ अब 1857 में फाइट शुरू हुई फ्रीडम के लिए। मैनी फॉर्मर रूलर्स, कई फॉर्मर रूलर्स यानी कि रूलर्स जो थे, पुराने जो शासक थे, लाइक बेगम हज़रत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, वो भी बहुत ज़्यादा इस पर खफा हो गए। अब क्या बोलती हैं बेगम हज़रत महल, द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, अंग्रेज़ लोगों ने मेरे राज्य को छीन लिया है, यानी उन्होंने हमारा राज्य हड़प कर लिया है। तो दूसरी तरफ क्या है, पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला, एक मौलवी अहमदुल्ला थे, यानी बहुत ही पॉपुलर लीडर थे ऑफ फैजाबाद के, टोल्ड द पीपल, उन्होंने लोगों को क्या बताया, राइज उठो ब्रदर्स, भाइयों उठो, द अंग्रेज इज रूइनिंग अवर लैंड, अंग्रेज हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं और आप लोग उठो और इनको भगाओ। दे जॉइंड द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर्स, क्या हुआ, इन लोगों ने दे जॉइंड, उन्होंने जॉइंड द अपसर्ज यानी चढ़ाव को, अगेंस्ट द फॉरेनर यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ, विदेशियों के खिलाफ जो उन्माद था उसको उन्होंने ज्वाइन कर लिया, उस आंदोलन को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। इसके बाद यहाँ द पीपल रोज एवरीवेयर, द पीपल लोग उठ खड़े हुए, एवरीवेयर हर कहीं, इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, यानी लोगों ने जोश भरना शुरू किया, लीडर्स ने, और लोग जगह जगह जनता भड़कने लगी, उनके खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ उठने लगी। अब इधर देखें, अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे को बताया, क्या बोलते हैं, वी शुड हैव पेशवा नाना साहिब एज आवर लीडर, हमें पेशवा नाना साहिब को अपना लीडर बनाना चाहिए इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इस इंडिपेंडेंस के वार में, यानी स्वतंत्रता के संग्राम में हमें बाजीराव पेशवा को, पेशवा नाना साहिब को, इनको हमें अपना लीडर बनाना चाहिए, ऐसी उन्होंने सलाह दी। इसके बाद में 80 ईयर्स ओल्ड, अब ये जो 80 ईयर ओल्ड यानी 80 साल उम्र के कुंवर सिंह, एक राजा हैं कुंवर सिंह ऑफ बिहार के, उनके क्या हुआ, रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट, उनकी कलाई में एक गोली लगी और उन्होंने क्या कहा, मदर गंगा माँ, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, ये मेरी अंतिम ऑफरिंग है आपके लिए, यानी मेरा ये अंतिम आपके लिए समर्पण है, ये मेरा प्रसाद है, ऐसे करके उन्होंने, यानी अपनी जान को बलिदान करने के लिए वो भी तैयार थे। यहाँ आगे देखें, द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन, अब क्या हुआ, जो पैट्रियट थे यानी देशभक्त जो लोग थे, वो पाउंस्ड, वो टूट पड़े, अपॉन द ब्रिटिश, अंग्रेज़ों पर, एंड फाउट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, और पूरे उत्तर भारत में उन्होंने जगह जगह पर विद्रोह करना शुरू कर दिया, मारकाट मचा दी, पूरी तरह से अपने देश को आज़ाद करने के लिए उन्होंने पूरी तरह से वो जुट गए, किसी भी तरह से हर संभव प्रयास करने लगे और पूरी तरह से स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया। इस तरह से ये कॉमिक के माध्यम से पूरी हिस्ट्री की यहाँ पर झलकियाँ दी गई हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद भी आएगी और इसको एक दो बार ज़रूर देखना है, जिससे ये बहुत अच्छे से समझ में आए।
और अगर इसमें समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए, कोई चीज़ ना समझ में आए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उस अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को दूर किया जाए। धन्यवाद।